सो नाउ फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि इस मेरे फ्रेंड को या इस रिलेटिव को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, या अगर मुझे बस ऐसा लगता भी है कि हो सकते हैं, तो व्हाट शुड आई डू? ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक मेरे जैसे इंसान को जिसको बहुत ज़्यादा ना हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में पता है, तो व्हाट शुड बी लाइक द फर्स्ट एड फॉर दैट? राइट। सो आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए, सपोज हमारा कोई दोस्त है, हमारा रिलेटिव है, हमारा पार्टनर है, कोई भी है, अगर वो किसी इशू से जूझ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो एक्सेप्ट करना है कि हाँ, आपका जो भी दुख है वो वैलिड है। राइट। हमें शक नहीं करना है उनके ऊपर कि शायद तुम नाटक कर रहे हो या शायद ही अटेंशन के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो आप बहुत सुनने में मिलता है कि अरे वो तो डिप्रेशन की बात करते हैं बिकॉज उनको अटेंशन चाहिए। वो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, वो उस इंसान के लिए हार्मफुल हो सकता है। आई थिंक दैट्स वेरी नेगेटिव। या बहुत तो ज़्यादा बुरा है। सबसे पहली चीज़ जो है हमें एक्सेप्ट करना है कि ये जो इंसान है जिसके लिए मैं इतनी केयर करती हूँ, वो एक डिफिकल्टी से जूझ रहा है और मैं उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। एंड वो चीज़ उस इंसान तक कम्युनिकेट करनी है कि आई कैन सी, या मुझे दिख रहा है कि आप शायद स्ट्रगल कर रहे हो, या हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो लुक आई एम श्योर, या मैं यहाँ पे हूँ। एंड फॉर वट एवर रीज़न हो सकता है, बिकॉज कोई भी इंसान जो है वो अपनी परिस्थिति को समझता है। तो अगर उसको पता है कि सपोज कीजिए आप उनके लिए वहाँ पर हैं, तो वो आपको अपने आप कम्युनिकेट करेगा कि उनको आपसे क्या चाहिए। हो सकता है उनको आपको सिर्फ सुनने के लिए चाहिए कि मैं बोलूँगा आप सुनो, दैट्स ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू। हो सकता है वो आपको बोले कि नहीं, मुझे ना इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू गिव मी फाइनेंशियल हेल्प। राइट। या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू हेल्प मी टेक केयर ऑफ दिस इशू। राइट। मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, क्या मुझे टिप्स दे सकते हो? तो वो इंसान फिर अपने आप खुलने लगेगा आपसे और बताने लगेगा कि उनको एग्जैक्टली आपसे क्या मदद चाहिए। मदद मांगना बुरा नहीं है। एग्जैक्टली। अगेन अनदर थिंग दैट हमारे कल्चर में उतना, नॉट जस्ट हमारे कल्चर में, लाइक एज ह्यूमंस हमको लगता है कि अगर हमने मदद मांगी तो हम कमज़ोर हैं। राइट। जबकि आई फील कि मदद मांगना, एक्नॉलेज करना कि यहाँ मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती और मुझे किसी और की मदद लगेगी, इज अ ह्यूज टास्क। ये हर कोई नहीं कर पाता। इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। राइट। क्योंकि मैं अपनी लिमिटेशन समझती हूँ और मैं उसके आगे बढ़ के उसके लिए काम कर रही हूँ। ठीक बात है। राइट। ओके। सो बेसिकली ओपननेस ज़रूरी है। अगर आपको अपने अब किसी भी इंसान को मदद करनी, ओपननेस होनी चाहिए सुनने की, उनकी बात को समझने की, उनके सिचुएशन को रिस्पेक्ट करने की। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी सिमिलर सिचुएशन से गुजरे हो और आपने उसको आराम से डील कर लिया हो, राइट। पर वो इंसान शायद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हो सकता है उनके XYZ फैक्टर्स की वजह से वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमको वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज हमने कर लिया इसका ये मतलब नहीं है हर कोई कर पाएगा। राइट। उनका अपना जिंदगी, अपने उनका जर्नी है, तो वो रिस्पेक्ट एक ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने बोला कि उसको नेगेट नहीं करना है, उनको बुरा नहीं फील करवाना है कि अरे तुम कैसे इस पोजीशन में आ गए या तुम कैसे इस परेशानी में आ गए हो। तो ये सब चीज़ें जब हम करने लगेंगे, सामने वाला इंसान अपने आप सपोर्टेड महसूस करने लगेगा और अपनी बात को रखने लगेगा कि हाँ, शायद मुझे इन चीज़ों में मदद की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। एक ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। ठीक है। ओके, एंड व्हाट आर द कॉमन मिथ्स अबाउट मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस? आई थिंक कुछ के बारे में तो हमने ओवर द कॉन्वर्जेशन बात किया ही है कि मेंटल हेल्थ ठीक ना होने का ये मतलब नहीं इंसान पागल है, जो कि एक बहुत सबसे आई वुड से कॉमन एक जो देखने मिला है, जो मतलब देखा जाए तो हमारे बॉलीवुड ने भी बहुत उसको एनकरेज किया है कि उसमें ऐसे बहुत पिक्चर्स दिखाते हैं कि एकदम एक इंसान है जिसको कोई होश नहीं है, वो कहाँ पे खड़ा है, क्या कर रहा है, उस टाइप का एक बहुत पिक्चर दिखाया जाता है जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि मेंटल इलनेस का ये मतलब नहीं है कि इंसान कोहेरेंट नहीं है या वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, ऐसा करके ऐसे बाउट्स आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो नहीं होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको टोटली डिस्क्रेडिट कर दें। दूसरा मिथ है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, मतलब सो जाओ उठ जाओ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, उनको और सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको और भी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। वो खाली सो जाने से अपने आप नहीं ठीक हो जाता है। ठीक बात है। तीसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है लोग इसको बहुत फिजिकल हेल्थ की तरह लेने लगते हैं कि जैसे आप बुखार हुआ एक दवाई ली आप ठीक हो जाओगे। लेकिन मेंटल हेल्थ, अगर आपका दिमाग कॉम्प्लेक्स है तो उसका मैनिफेस्टेशन भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। Right. तो एक दवाई ले लोगे और ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको एक्टिवली
चीज़ें बदलनी पड़ती है अपनी लाइफ में, लेकिन लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। उनको लगने लगता है कि ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि जब सेलिब्रिटीज़ बात करते हैं तो एक ये भी सिचुएशन आती है कि इनको क्या कमी है किस चीज़ की कि इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। राइट। तो जस्ट बिकॉज आपकी नज़र में ऐसा है कि उनके पास सब कुछ है, कि उनके पास पैसा है, उनके पास कंफर्ट है, उनके पास अच्छी जॉब है, ग्रेट फैमिली है, तो उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सिर्फ वो जानते हैं। राइट। तो उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। राइट। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग मिथ हैं जो हमको देखने मिलते हैं जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। सो डू यू थिंक कि अगर फिजिकल फिटनेस हो या फिजिकल वेलनेस हो, दैट इज ऑल्सो दैट ऑल्सो लीड्स टू मेंटल वेलनेस? Right. Or Yes. or what do you think कि मतलब mental wellness leads to physical wellness or physical wellness leads to mental wellness, or it's like the same thing, you know? I think I mean, what I mean to right. ask is कि do they complement each other? Absolutely. Right. Because at the end of the day ये आपकी की बॉडी में ये सब है, right? दिमाग भी और आपके बाकी Right. system It's all one body. Right. सो फॉर एग्जाम्पल जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम एनकरेज करते हैं कि आप एक बैलेंस डाइट लें सो दैट अगर आपका कोई भी फिजिकल एलिमेंट्स है वो भी कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास विटामिन डी डेफिशिएंसी है, थायराइड लेवल्स ऊपर नीचे हैं, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है, तो लेथार्जी बढ़ जाती है उससे। Right. And that can contribute to your mental difficulties. Stress. Exactly. You're not able to work hard. Exactly. Or you're just not able to go to the office because you're feeling very weak. Exactly. और वो आपके स्ट्रेस में और ज़्यादा फिर कंट्रीब्यूट कर रही है। Right. तो मेंटल अगर आपका फिजिकल हेल्थ थोड़ा इम्प्रूव होगा तो आपको मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होएगा। तो ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। पर अगर आपका मेंटल हेल्थ बहुत खराब है तो आप अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। Got it. Okay, so now we have like some questions which we got from the social media. Right. So how do you identify someone battling with depression? किसी को अगर डिप्रेशन है तो उसके क्या सिम्टम्स उस इंसान में दिखेंगे? जैसे कि वो एंजाइटी में होगा या उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा होगा, तो क्या साइंस होंगे जो एक इंसान के डिप्रेशन को सफ़र कर रहा है उसमें मिलेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी कहूँगी कि हम क्यों पर्टिकुलर साइंस डिसऑर्डर के देख रहे हैं। आई वुड से टू टेक अ स्टेप बैक और लेंस थोड़ा बड़ा करें कि क्या साइंस हम देख सकते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि ये इंसान शायद ठीक नहीं चल रहा है। देन उसके जड़ में कुछ भी हो सकता है डिप्रेशन की वजह से, हो सकता है किसी और डिसऑर्डर की वजह से। लेकिन अगर मैं ऐसी इंसान हूँ जो इंसान मतलब उनकी लाइफ का एक पार्ट हूँ, तो मेरा फोकस होना चाहिए ये देखने के लिए कि क्या जो चीज़ें ये नॉर्मली अपनी एक ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं या करने थे उसमें इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट। सो इट कैन बी समथिंग कि अगर हम बहुत बेसिक साइंस को देखें कि सब दोस्त लोग इकट्ठे होते थे बट दिस पर्सन स्टार्ट कैंसलिंग अ लॉट, वो बार बार कैंसिल कर रहे हैं। Okay. तो देखा जाए तो वो खुद को आइसोलेट करना शुरू कर चुके हैं, वो दोस्तों के पास नहीं जा रहे हैं, उनसे अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में रीच आउट करना कि अरे बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले नहीं है, तुम काफ़ी सारी बार आए नहीं हमसे मिलने के लिए, क्या चल रहा है, सब ठीक है ना? नहीं है तो मैं हमेशा यहाँ पे हूँ तुम्हारी मदद के लिए। Right. तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। और अगर और नहीं तो और इंसिस्टेंट कि मैं आप मिलने आ रहा हूँ या मैं मिलने आ रही हूँ, हम साथ में बैठ के चिल करेंगे। ठीक बात है। या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान था जिसको किन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, उनकी हॉबी थी, वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा पेंटिंग में इन्वॉल्व थे, लेकिन अब उन्हें करना बिल्कुल बंद कर दिया है। वो आपने बहुत टाइम से देखा है कि वो खेलने नहीं आ रहे हैं या वो उनने पेंटिंग एकदम बंद कर दी है। तो जो चीज़ें उनको प्लेजर देती थी अभी वो कम हो गई हैं। तो हम पूछ सकते हैं कि लिसन बहुत टाइम हो गया, मैंने ऐसा नोटिस किया है, इज एवरीथिंग ओके? Something asking as simple as is everything okay is also a start. I think it's very important to ask that. Yeah. बहुत ज़रूरी है. Yeah. And I think periodic check-in with your all your मतलब जो भी लोग हैं आपके आसपास के जिनसे आप केयर करते हैं, periodic check-in किया जा सकता है. Similarly फिर वो भी हमारे check-in मतलब it's a mutual thing. Especially कोरोना वायरस के टाइम में when everybody is going through a tough time. Absolutely. I think ये तो एक बहुत important चीज़ है जो आपने बोली है, because ये अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है जो कि बहुत अनसर्टन है। हमने कभी किसी ने नहीं देखा है। Exactly. सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। Nobody is prepared.
आप सिस्टमिक लेवल पे बोल लीजिए, आप सोसाइटी लेवल पे बोल लीजिए, आप फैमिली लेवल पे बोल लीजिए, आप इंडिविजुअल लेवल पे बोल लीजिए, किसी को कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं था कि ये ऐसे चलेगा। और अनसर्टनिटी हर तरह से है, ये कब जाएगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। तो ये जब इतनी सारी अनसर्टनिटी सब तरफ से आती है तो वो जो कनेक्टेडनेस है वो बहुत आसानी से टूट सकती है अगर हम कोशिश ना करें तो। क्योंकि हम अपनी चिंताओं में इतने ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हैं कि हमें ध्यान नहीं रहता है कि शायद हमारे आसपास वाले भी हैं जो उन चिंता को देख रहे हैं, जो चिंता उनको भी अफेक्ट कर रही है। तो ऐसे में एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसे में कनेक्टेडनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको भी ग्राउंड करती है, जो हमको भी प्रेजेंट में थोड़ा सुकून दे सकती है और सामने वाले को भी। तो ऐसे में आई थिंक another thing that we have to remember is कि it's okay to not be okay, right, very important, ये ऐसा टाइम है जिसमें किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, या हमको इस तरह से जुगाड़ कर करके रहना पड़ेगा, सब्जी के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, समथिंग फॉर वेरी बेसिक थिंग्स हमको रोज रोज स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगी और 10 टाइम्स ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है बिकॉज वो ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको ऐसे उनको जॉब छोड़ना पड़ा है, ऐसे लोगों को जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी। तो सब स्ट्रगल कर रहे हैं और सबके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जी भी कंजर्व करें और उसको फिर वहाँ यूज़ करें जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमारे आसपास वालों को ज़रूरत है। और उसके अलावा एक्सटर्नल हेल्प इज़ ऑलवेज ऑलवेज एडवाइज्ड कि जो हेल्पलाइंस हैं, कई सारे लोग हैं जो प्रो बोनो लोगों से थेरेपी दे रहे हैं, कई लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग मटेरियल दे रहे हैं। सो ऐसी जो भी सर्विसेज जहाँ आपको मिले, आप कर लेना चाहते तो प्लीज़ लीजिए। इस टाइम में खुद को ठीक रखना एक बहुत बड़ा टास्क है, मैं तो कहूँगी। तो जो आपको मदद करता है प्लीज़ करिए। आई थिंक एक और चीज़ जो इस पूरे होपलेसनेस या इस डिप्रेशन जो बहुत सारे लोगों को हो रही है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस फेस, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऐड करती है, वो ये है कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे अगेन फिर से यही देखते हैं बिकॉज आई थिंक द स्क्रीन टाइम इज गॉन अप अ लॉट, जिसकी वजह से हम लोग फ़ोन वगैरह में ही बस हमेशा लगे रहते हैं। वहाँ पर आजकल ये बहुत नया कल्चर स्टार्ट हो गया है कि आपने क्या सीखा इस पैंडमिक में, या आप क्या नया सीख कर आए। सो इट्स ओके टू नॉट डू एनीथिंग। I think that's very important because it's a very uncertain time that we are living in. So मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है अगर आपने कुछ नहीं किया इसमें तो। So ये जो प्रोडक्टिविटी का एक प्रॉब्लम है, I think productivity. So हमको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान का पर्पस सिर्फ यूजफुल होना ही नहीं है, कि अगर वो किसी और इंसान के लिए यूजफुल नहीं हो रहा है या वो और किसी कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा है तो वो इंसान एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा वो बस एग्जिस्ट भी कर सकता है। एग्जैक्टली, वो सिर्फ एग्जिस्ट भी कर सकता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कोई सुपर शेफ बन गया है, कोई म्यूजिशियन बन गया है, कोई पेंटर बन गया है, तो वो सब देख के और ज़्यादा घबराहट होने लगती है कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एग्जिस्ट किया। पर वो भी एक टास्क है जो आपने ख़त्म किया है, जो आप पूरा कर रहे हैं, तो उसको भी उतनी ही तवज्जो दीजिए जितना आप शायद एक अमेजिंग लजानिया की रेसिपी को देंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से कंपटीशन इज द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस। सो कंपटीशन जो इतना चारों तरफ इतना प्रिवलेंट है, उसके साथ कैसे डील कर सकता है कोई इंसान? क्योंकि वो अपना फेसबुक खोलेगा, इंस्टाग्राम खोलेगा, उसको दिखता है कि कोई कुछ कुकिंग सीख रहा है या कोई म्यूजिक प्ले कर रहा है, ही इज गेनिंग अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। So I think this becomes a very stressful thing for someone who is very competitive in his head. Exactly. So उस इंसान को कैसे डील करना चाहिए? Because उसके पास कुछ बहुत ज़्यादा resources हो सकता है नहीं हो, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो communicate नहीं कर पा रहे लोगों से, क्योंकि वो socialize नहीं कर पा रहे हैं। So इस situation के अंदर especially ये जो अगले जो 3-4 महीने होने वाले हैं, they are going to be very different from a normal life. So इस situation के अंदर कोई इंसान कैसे डील कर सकता है इस competition से, जो उसके लिए शायद कंपटीशन वैसे नहीं है, लेकिन बस वो उस थॉट प्रोसेस में अटक गया है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और सामने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं। सो आई थिंक वन थिंग जो है कि हमें ये प्रोडक्टिविटी का जो मिथ है उससे थोड़ा बच के रहना है कि जब तक मैं कुछ यूजफुल नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो यूजफुल क्या है, वो हमको लगता है कि वो यूजफुल तभी है जब मैंने कोई नई डिश सीखी, या मैंने शायद कोई नई हॉबी स्टार्ट करी, या मैंने अपने आसपास वालों के लिए मतलब खाना बना दिया,
लेकिन सिर्फ वही चीज़ें यूज़फुल नहीं होती हैं। आप फिलहाल के लिए जो भी कर रहे हो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए, वो सब वैलिड है। एक चीज़ वो होती है जो हमें ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज़ है कि सोशल मीडिया पे आपको एक बहुत ही ऐसे कहते हैं रोज़ी पिक्चर देखने को मिलती है। कोई अपनी पूरी रियलिटी नहीं दिखाता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि सबको वो तारीफ़ सुननी है। सबको मन करता है कि अरे मैंने ये कोई नई चीज़ सीखी है तो मुझे 4 लोगों से तारीफ़ मिल जाए, तो मैं वही पार्ट अपलोड करूँगी। तो अगर मैंने एक बहुत सुंदर सी डिश बनाई है तो मैं वो डिश अपलोड करूँगी। उससे पहले जो मैंने 4 डिश बनाई थी जो जल गई थी वो मैं नहीं अपलोड कर रही हूँ। और हो सकता है मैंने एक डिश 3 महीने बाद सीखी है। राइट। सो सबके अपने पेस हैं, सबका अपना लाइफ है जो वो जी रहे हैं। तो आई थिंक कि ये हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं उसको हम रियलिटी ना मान ले। तो जैसे मैंने एक चीज़ करी थी लॉकडाउन के बीच में, मैंने अपना सोशल मीडिया पूरा चेंज कर दिया था कि मैं उन लोगों को मैंने थोड़ा टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया जो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे अपलोड करते थे। नॉट बिकॉज मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है, बट मुझे उस टाइम के लिए वो सब नहीं देखना था, क्योंकि मेरे लिए वो देखने से उस कंपेटिटिव लूप में घुसने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा टाइम के लिए मैं नहीं जानना चाहती कि बाकी लोग क्या क्या नया सीख रहे हैं या बाकी लोग क्या क्या नई चीज़ें कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई लाइफ। सो मैंने सोच लिया कि मुझे ये सब नहीं देखना है। तो मेरा सोशल मीडिया वॉज ओनली मीम्स। मैंने सिर्फ मीम्स पे ध्यान दिया उस टाइम कि जब मुझे ब्रेक चाहिए जो भी, क्योंकि अभी वरना अदरवाइज पता चला कि मैं न्यूज़ में भी कोरोना के बारे में सुन रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी कोरोना के बारे में सुन रही हूँ, फेसबुक पे हर तरफ कोरोना चल रहा है। तो मैंने डिसाइड कर लिया इंस्टाग्राम पे सिर्फ मीम्स है। कि जब मुझे इस कोरोना से ब्रेक चाहिए तो मैं मीम्स की तरफ जा रही हूँ, वहाँ से ब्रेक चाहिए तो मैं कुछ और कर रही हूँ। तो कुछ टाइम के लिए मैंने वो पूरा क्यूरेट कर लिया उसके हिसाब से कि मुझे सोशल मीडिया के इस पूरे लूप में पढ़ना ही नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट वी ऑल क्यूरेट आवर सोशल मीडिया, दैट वी ऑल कस्टमाइज आवर सोशल मीडिया, कि हमें क्या देखना है, किन लोगों की पोस्ट देखनी है, किन लोगों की पोस्ट हमको अवॉइड करनी है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे मेरे पर्सनली ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें पोस्ट करते हैं। आई थिंक दे आर ऑलवेज नेगेटिव अबाउट समथिंग और द अदर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ गुडनेस ऑल्सो जो दुनिया में हो रही है। एंड अगर हम उन चीज़ों को देखें तो शायद हम बेटर फील करेंगे। राइट। सो बिकॉज I also have friends who will post a lot of things like this is going wrong, this is going wrong, this is going wrong. वो उनका तरीका है कोप करने का, क्योंकि उनको लगता है मैं अपने तक न्यूज़ रखूंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। I want to tell everybody so that I can discuss. That's their coping. Okay. My coping is मैं अभी इसके बारे में नहीं सुनना चाहती. I will only listen to this when I feel कि मेरे में अभी शक्ति है इसे एंगेज करने की। तो मैंने थोड़ा टाइम के लिए म्यूट कर दिया है। एंड मैं फोकस कर रही हूँ सिर्फ अच्छी चीज़ों के ऊपर कि ये चीज़ें मुझे खुशी दे रही हैं। राइट। आई नो मेरी एक फ्रेंड है जो हमको वीडियोस भेजती है बेबी एलिफेंट के। बेबी एलिफेंट खेल रहा है, बेबी एलिफेंट इंसान के पास जा रहा है, बेबी एलिफेंट सो रहा है। दैट्स हर कोपिंग। एंड समटाइम्स शी सेंड्स इट टू अस आल्सो कि तुम लोग भी देखो। तो दैट्स समथिंग दैट आई विल डू वन डे व्हेन आई फील कि अच्छा ठीक है अब मैं एंगेज कर सकती हूँ, तो फिर मैं जाके वो सब चीज़ें देखूंगी जो चीज़ें दुनिया में गलत हो रही हैं, फिर शायद मैं उसमें एंगेज कर सकूँ। तो वो अपने लिए टाइम निकालना, वो डिस्कनेक्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना वो कनेक्टेडनेस ज़रूरी है। Okay. So, do you think anxiety and depression are same or they are like related to each other? Yeah. So, for example, I think अभी कोरोना के टाइम पे आपको बहुत सुनने मिलेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तो अगर हम कोलोकियली बात करें तो एंजाइटी को हम घबराहट की तरह बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो कई बार हो सकता है एक इंसान एंजाइटी से जूझ रहा हो सकता है इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा हो, डिप्रेशन जिसको अवसाद कहते हैं हिंदी में, जिसके अंदर आप में एनर्जी कम हो जाती है, या तो आप बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं, आपको बिल्कुल नींद बंद हो जाती है, आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है। इट्स लाइक आपकी पूरी ज़िंदगी फीकी हो गई है, अगर मैं एक पिक्चर बनाना चाहूँ उसकी। तो कई लोग होते हैं जिनके साथ ये दोनों भी हो सकता है। सो इट्स लाइक कि ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ये कोएग्जिस्ट भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन अभी सिचुएशन क्या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी डेज व्हेन जब मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी तो मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, मेरे को बहुत घबराहट होने लगी कि दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, ये कल ख़त्म हो जाएगी, एंड वो सारा इम्पैक्ट करने लगा। किसी दिन वो न्यूज़ मुझे ऐसे इम्पैक्ट कर सकती है कि मैं बिस्तर से नहीं निकल पा रही कि ये सब होपलेस है, इन सब का कोई पॉइंट नहीं है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तो वो मेरा थोड़ा डिप्रेसिव फेस हो गया है। तो ये कोएग्जिस्ट भी कर सकता है, और अलग टाइम पे अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से महसूस डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और उस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। नाउ कमिंग टू द बिग क्वेश्चन, सुसाइड। राइट।
एज पर द स्टैटिस्टिक्स दुनिया में हर साल 8 लाख लोग जो हैं वो सुसाइड से मरते हैं. सो एंड वी ऑफन टर्म देम एज ईदर कि ये तो कावर्ड जो लोग होते हैं वो करते हैं, या ये इट्स अ वेरी ब्रेव एक्ट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टैगिंग? राइट, आई थिंक जब हम सुसाइड की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें कोई भी वैल्यू जजमेंट ऐड ना करें. हम उसको ऐसा मार्क्स नहीं दें कि उसने किया तो वो कावर्ड था रे, मतलब 0 दे दिया, या ये बहुत ब्रेव था रे 10 on 10 दे दिया. Why is that so? क्योंकि जब हम ये कर रहे हैं, सो लाइक लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक ऑफ व्हाई सुसाइड हैपेंस. तो जब हम सुसाइड की बात करते हैं तो कोई भी इंसान इसलिए मजे में नहीं करेगा, राइट? यूजुअली हम सुसाइड की बात करें, अगर हम देखें भी जो लोग कर रहे हैं या जिन्हें कदम उठाया, उनमें इतनी ज़्यादा होपलेसनेस बढ़ जाती है, या उनकी जो लाइफ है वो ऐसी हो जाती है कि उनको लगता है अब मैं इसे डील नहीं कर सकता, और उनको एक ही एस्केप दिखती है जो है सुसाइड. सो वो उनका तरीका है इस सिचुएशन से डील करने का, या इस सिचुएशन से एस्केप करने का, या उसे कोपिंग भी कह सकते हैं. तो जब हम उसकी बात करते हैं तो वो होपलेसनेस से जब हम लड़ने की बात करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कनेक्टेडनेस होना, कि कोई और आपको आके बता सके कि तुमको शायद ही आपकी अपनी सिचुएशन होपलेस लग रही है क्योंकि तुम उसको बीच से देख रहे हो, लेकिन मैं बाहर खड़ी हूँ, मुझे बाहर से दिख रहा है कि नहीं यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ अभी उम्मीद बाकी है. तो आपको उस इंसान को उस होपलेसनेस से निकालने का एक मौका मिल रहा है. Right. तो शायद वो सुसाइड ना करे. क्या आपने ये करा है किसी साइकोथेरेपी में? जी बिल्कुल. तो थेरेपी में जब हम बात करते हैं तो हम उस होपलेसनेस को एड्रेस करते हैं. दूसरी चीज़ क्या है, उसको हम उस आइसोलेशन से निकाल रहे हैं, वो जो एक होपलेसनेस के सर्कल में बढ़ गया है. Right. लेकिन जब हम सुसाइड के बारे में ऐसे बात करते हैं कि वो कावर्ड था, या उसने क्या काम किया, या क्या ब्रेवरी थी, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक ऐसा वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस एक्ट में. और जब हम एक्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो सपोज आपने किसी को बोला कि ये तो बहुत कावर्डली एक्ट है, तो हो सकता है एक ऐसा इंसान जिसके मन में भी ऐसे खुद को मारने के ख्याल आ रहे हों, उसको लगने लगे कि ओ अच्छा ये तो खराब चीज़ है, ये तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ख्याल तो अभी भी आ रहे हैं क्योंकि सिचुएशन नहीं बदली है. लेकिन किसी और ने जब ये बोला कि ये तो एकदम खराब काम है, तो अब वो इंसान उससे जाकर कभी नहीं बोल पाएगा कि मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था. तो आपने उस इंसान को और आइसोलेट कर दिया है. या आप जब उसको बोलते हैं ये तो बहुत ब्रेव काम है, तो ऐसे लोग हैं जिनको सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. Right. तो आप उनको शर्मिंदगी महसूस करा रहे हो कि तुमसे ये भी नहीं हो रहा है, तो आप फिर से उसको आइसोलेट कर रहे हो. Okay. तो जब हम ऐसा वैल्यू अटैच करते हैं इसके साथ, तो हम इंसान को और आइसोलेट कर रहे हैं, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है. Right. क्योंकि हमको उनको और सपोर्टेड महसूस कराना है, उनको ये महसूस कराना है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और लोग हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि शायद आपका जो भी परेशानी हो शायद हम थोड़ी कम कर सके. Got it. या आपको अगर परेशानी हो रही है तो हम उसमें आपका दुख बांट सकें. Got it. Yeah. Okay, so the last phase इस Right. पॉडकास्ट का, Right. हमारा जो यूथ है, जो स्टूडेंट क्राउड जो है, Right. उन लोगों के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कंपटीशन का, बिल्कुल. पढ़ाई का, अगले किस कॉलेज में जाना है, एंट्रेंस एग्जाम्स का. उन लोगों को आप एज अ साइकोलॉजिस्ट कोई 2 ऐसी एडवाइस दें जो उन्हें डील करने में हेल्प करे इन सारे इश्यूज से. मैं सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दूंगी कि मेरी कोई भी 2 एडवाइस से आपका लाइफ नहीं बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज सबके लाइफ के अपने स्ट्रगल हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और कोई भी एडवाइस जस्ट एक एडवाइस से शायद चीज़ें बेहतर शायद ना हो पाए. लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो मैं चाहूँगी आप ध्यान में रखें जब भी आपको लगे चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो रही हैं. ये मोर देन एडवाइस, इट्स लाइक अ थिंग दैट यू कीप क्लोज टू योर सेल्फ. आप अपने पास में रखें, क्योंकि जब आप दिशाहीन होने लगते हैं तो आपको वो ध्यान में रहे. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लाइफ में जो है, लाइफ का मीनिंग और पर्पस हम खुद देते हैं, कोई और नहीं देता है. तो अगर मेरी लाइफ का पर्पस आज ये है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो पर्पस मैं कल को बदल भी सकती हूँ. अगर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ को मीनिंग सिर्फ इंजीनियर बनने से मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं है. Right. और बहुत सी चीज़ें जिससे मेरी लाइफ को मीनिंग मिल सकता है. Right. तो कई बार जब हम एक फोकस में आ जाते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी लाइफ में और कुछ नहीं रहेगा, तो वो थिंकिंग से शायद हम अगर 1-2 स्टेप पीछे ले सके तो बहुत अच्छा होगा. क्योंकि हमारी लाइफ हमारे हाथ में है,
उसको पर्पस देना, उसको मीनिंग देना हमारे हाथ में है। सेकंड चीज़ ये है कि आपका स्ट्रेस, आपका दुख, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है सब वैलिड है, राइट। और आप वो इंसान है जो अब तक इससे जूझता आया है, भले वो 16 साल के हो, 17 साल के हो, आप अब तक उस स्ट्रेस को मैनेज कर रहे थे, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है और वो किसी भी मायने में कम नहीं है। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, आप बहुत स्ट्रांग हैं जो अब तक इससे जूझते आए हैं, और वो भी बहुत एक सराहनीय चीज़ है। राइट। तो ये 2 चीज़ें जो मैं चाहूँगी कि हर कोई हमेशा याद रखे। इनफैक्ट आजकल बहुत सारे नए नए करियर्स आ रहे हैं। आई थिंक एवरी ईयर हम लोग नए नए करियर्स देखते हैं। सो इफ समबडी वांट्स टू डू इंजीनियरिंग और उसे आफ्टर गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज अगर उसको ये मालूम पड़ता है कि वो इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं है, तो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। इट्स नॉट लाइक वी आर लिविंग इन 1960s और 70s जहाँ पर बस 4 चीज़ें होती थी। Absolutely. So I think that's great. And in fact, I also know people who are like, ठीक है मैंने इंजीनियरिंग करी, वो जॉब भी कर रहे हैं, उनको उस जॉब से वो खुशी नहीं मिलती है। उनको खुशी मिलती है कि मैं जॉब के बाद जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी फैमिली है वो मुझे बहुत प्यारी है, Right. मुझे वहाँ से खुशी मिलती है, वो मुझे मेरी लाइफ को एक मीनिंग देते हैं। तो लाइक आई सेड, मीनिंग पर्पस कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं हो, पर मेरी एक हॉबी है जिसको मैं रोज़ वीकेंड पर टाइम देती हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पर इस जॉब से पैसे आ रहे जिससे मैं वो हॉबी पार कर पा रही हूँ, तो इस जॉब का भी एक पर्पस है। तो मीनिंग आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच नीति फॉर दिस कन्वर्सेशन। यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, कोई भी रिसोर्सेज या कुछ भी ऐसा हो तो वो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी अपनी तरफ से आपको देने की। सो जितने भी रिसोर्सेज होंगे या लिटरेचर होगा, ऑनलाइन लिंक्स जो लिटरेचर के होंगे वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, सो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड इफ पीपल हैव बेटर सजेशंस ऑफ डिस्क्रिप्ट, मतलब अगर उनको कोई लिंक्स पता है, अगर उनको कोई पेजेस पता है, प्लीज कमेंट देम, तो वो भी डाल सकते हैं, सो दैट बाकी लोग भी उसको देख के चेक आउट कर सकें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।